नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी किसानों के आंदोलन की। बताएंगे कि बीजेपी छोड़ टीएमसी में क्यों शामिल हुए यशवंत सिन्हा। जानेंगे कि क्या बीजेपी के हाथ से जाएगा असम, क्या उत्तराखंड में तीरथ सरकार में मच सकती है बगावत। और बुलेटिन के आखिर में बात कैसे हुआ पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत अभियान फेल। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 15 मार्च से करेंगी चुनावी रैलियां, विपक्ष को देंगी कड़ी चुनौती। 16 मार्च को बांकुरा और 17 मार्च को झारग्राम में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेगी ममता। केरल में यूडीएफ गठबंधन ने उम्मीदवारों की सूची की जारी। पार्टी के अध्यक्ष पीजे जोसेफ थोडुपुझा सीट से लड़ेंगे चुनाव। केरल में 140 सीटों के लिए 6 अप्रैल को होना है मतदान। असम में राजनाथ सिंह रविवार से चुनाव प्रचार करेंगे शुरू। 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए 3 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को होगा मतदान। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 5% पार्किंग रहेगी रिजर्व। सरकार ने मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, दफ्तरों, होटल मालिकों को दिए निर्देश। अमरनाथ यात्रा 28 जून से होगी शुरू। श्राइन बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। बैटरी कार शुरू करने पर किया जा रहा विचार। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। किसानों का आंदोलन अब दिल्ली की सीमाओं से बढ़कर पश्चिम बंगाल की ओर प्रवेश कर चुका है। किसानों की मांग सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे किसानों ने अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दिया है। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा बंगाल में कई और महापंचायतें करने वाले हैं, जिससे सूबे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसी खबर पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है। कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का संगठन बंगाल पहुंच चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा के 294 सदस्यीय दल ने आज बंगाल में मोदी सरकार के कृषि कानूनों को लेकर महापंचायत का बिगुल फूंक दिया। इसकी शुरुआत आज नंदीग्राम विधानसभा सीट से शुरू हो गई। आपको बता दें कि नंदीग्राम पूर्व मेदिनीपुर जिले में आता है। पूर्व मेदिनीपुर जिले के आसपास नादिया, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, हुगली जिला में सबसे ज्यादा आबादी किसानों की है। इन जिलों में किसानों की आबादी लगभग 80% से ज्यादा है। तो आज नंदीग्राम में हुई किसान महापंचायत का असर इन जिलों में भी पड़ेगा। इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। बीजेपी बंगाल में शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में नंदीग्राम में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत बीजेपी के मंसूबे पर पानी फेर सकती है। नंदीग्राम में होने वाली महापंचायत को लेकर बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पहले ही ट्वीट कर घोषणा कर दी थी। नंदीग्राम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने की घटना पर राकेश टिकैत ने कहा है कि दीदी की चोट से पूरे देश को चोट लगी है। झांसी की रानी के समान वो अकेले लड़ रही हैं। मैं बंगाल में भाजपा के लिए वोट मांगने नहीं आ रहा हूं। अगर वोट की बात आएगी तो मैं यही कहूंगा कि आप भाजपा को वोट ना दें। उसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, जिसे लेकर अब बंगाल में बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। बीजेपी को इन जिलों में अब हार का डर सताने लगा है। बीजेपी के कद्दावर नेता इन जिलों में ज्यादा रैलियां कर रहे हैं ताकि मतदाताओं को साधा जा सके। बता दें कि बंगाल चुनाव में सियासत का केंद्र बन चुके नंदीग्राम से जहां एक तरफ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ कभी उनके सबसे करीबी नेता माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी हैं, जो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहे हैं। राजीव जी, जैसा कि किसान नेता राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल में पहुंचने से पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि सूबे में वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे और बीजेपी को वोट न देने की बात कहेंगे। लेकिन ममता बनर्जी की चोट पर जिस तरह के बयान राकेश टिकैत की तरफ से आ रहे हैं, तो क्या इसे किसी राजनीतिक पार्टी की ओर झुकाव समझा जा सकता है? जी दामिनी, ये तो पहले से तय था कि किसान आंदोलन के नेता महापंचायतें करके भाजपा के खिलाफ माहौल बनाएंगे। ये घोषणा भी की गई थी कि वो किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन चुनावी राज्यों में जनता से भाजपा को वोट नहीं देने की अपील जरूर करेंगे। पश्चिम बंगाल की महापंचायत से पहले भी यही तय था कि भाजपा को हराने का माहौल किसान नेता बनाएंगे। लेकिन आज राकेश टिकैत ने जिस तरह ममता बनर्जी को झांसी की रानी बताया है, उनकी चोट पर दुख जाहिर किया है, उससे कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि वे टीएमसी के समर्थन में माहौल बना रहे हैं। हालांकि जब तक राकेश टिकैत टीएमसी को वोट देने की अपील खुल
खुलकर नहीं करते हैं, तब तक तो यही मानना चाहिए कि वे किसी एक राजनीतिक दल के समर्थन में नहीं हैं, केवल बीजेपी के विरोध में हैं। हालांकि राजनीति कई बार बिना कही हुई बातों को सुनने और समझने का खेल बन जाती है। तो ये कहा जा सकता है दामिनी कि बंगाल में इस वक्त एक खेला इस बात का शुरू हो चुका है कि जो कहा नहीं गया उसे जनता समझे और भाजपा के सत्ता में आने का सपना चकनाचूर करे। जानकारी के लिए शुक्रिया राजीव जी। अब रुख अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। ऐसे में राज्य के नेताओं का दल बदल का दौर भी तेज हो चुका है। अब तक जहां टीएमसी के विधायक और नेता एक एक करके अपना पाला बदल रहे थे, जिससे ममता बनर्जी की चिंता बढ़ रही थी, तो अब इसी कड़ी में बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि आज बीजेपी के कभी कद्दावर नेता ने पार्टी से अलविदा कह दिया है। तो किसने छोड़ा कमल का साथ, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है, बंगाल में राजनीतिक पारा और बढ़ता जा रहा है। कभी बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले और अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में वित्त मंत्री रहे मंत्री यशवंत सिन्हा ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन, सुधीर बंदोपाध्याय और सुब्रत मुखर्जी के सामने कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सदस्यता ली। टीएमसी में शामिल होने के बाद सिन्हा ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश आज अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहा है। लोकतंत्र की ताकत लोकतंत्र की संस्थाओं की ताकत में निहित होती है। न्यायपालिका सहित ये सभी संस्थान अब कमजोर हो गए हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संस्था नहीं रही है। तोड़ मरोड़ कर चुनाव 8 चरणों में मतदान कराने का फैसला मोदी शाह के नियंत्रण में लिया गया है और भाजपा को फायदा पहुंचाने के ख्याल से लिया गया है। यशवंत सिन्हा ने बीजेपी और एनडीए पर सवाल उठाते हुए कहा कि अटल जी के समय में भाजपा सर्वसम्मति में विश्वास करती थी, लेकिन आज की सरकार कुचलने और जीतने में विश्वास करती है। शिरोमणि अकाली दल बीजेडी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि आज बीजेपी के साथ कौन खड़ा है। यशवंत सिन्हा ने टीएमसी ज्वाइन करने के बाद ममता बनर्जी की अगुवाई में एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी। बंगाल से पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि जो कुछ मोदी और शाह दिल्ली से चला रहे हैं, अब देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल में यशवंत सिन्हा के टीएमसी जाने से जहां बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, तो वहीं असम में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस है जो राज्य में नागरिकता कानून का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं बीजेपी इससे बचती नजर आ रही है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है जिससे राज्य में बीजेपी को नागरिकता कानून की वजह से सताने लगा है डर? देखिए ये रिपोर्ट। असम में 27 मार्च को विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। इस समय असम में बीजेपी के नेतृत्व में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार चल रही है। संसद में नागरिकता कानून को देश हित में बताने वाली बीजेपी के लिए असम में नागरिकता कानून का मुद्दा गले की हड्डी बन गई है। विपक्ष चुनाव प्रचार में नागरिकता कानून को जोर शोर से उठा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी इस समय असम में बैकफुट पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि देश की संसद ने दिसंबर 2019 में नागरिकता कानून को पारित किया था, जिसमें पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम को नागरिकता देने का प्रावधान है। इस कानून के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 तक इन देशों में भारत आ चुके हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस कानून के पारित होने के बाद देश भर में प्रदर्शन हुए थे। इसे लेकर असम में भी विरोध प्रदर्शन हुआ था। ऐसे में राज्य में विधानसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए नागरिकता कानून विरोधी पार्टियां यहां बीजेपी के खिलाफ इस मुद्दे को काफी भुना रही हैं। उनका मानना है कि ऐसा करके वो चुनाव के दौरान बीजेपी के वोट बैंक को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में ऐलान किया था कि राज्य में अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो वो राज्य में नागरिकता कानून को लागू नहीं करेंगे। कांग्रेस इस मुद्दे को जहां प्रमुखता से उठा रही है, वहीं बीजेपी इससे पूरी तरह से बच रही है। बंगाल में इस कानून को लागू करने की बात कहने वाले बीजेपी नेता असम में इसका जिक्र करने से बचते नजर आ रहे हैं। असम में बीजेपी को अब सत्ता गंवाने का डर सताने लगा है। वहीं विपक्षी पार्टियों का मानना है कि नागरिकता कानून को लेकर राज्य में भावनाएं पूरी तरह से अलग हैं, क्योंकि इसे लेकर राज्य में काफी बड़े आंदोलन हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी भले ही इस मुद्दे पर चर्चा से बच रही है, लेकिन मतदाताओं के जहन से इसे हटाना आसान नहीं होगा।
असम में जहां बीजेपी नागरिकता कानून के मुद्दे से बचती नजर आ रही है, तो वहीं उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के लिए परेशानियां खड़ी हो गई हैं। जैसे तैसे करके उसने सीएम का चेहरा बदलकर बगावत को थामने की कोशिश की है, लेकिन मंत्रियों की महत्वाकांक्षाएं फिर से पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। कैबिनेट में फेरबदल के बाद अब नेताओं की नजरें मलाईदार पदों पर आकर टिक गई हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड को बने हुए 2 दशक से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और उत्तराखंड का सियासी इतिहास बताता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां मुख्यमंत्री पद को लेकर उत्तराखंड में सियासी प्रयोग करती रही हैं, लेकिन उनके प्रयास विफल साबित हुए। इसके बावजूद बीजेपी ने 2022 के चुनाव से ठीक पहले सीएम बदलने का दांव खेला है। अब उसका ये दांव सही साबित होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल उस पर भारी पड़ रहा है क्योंकि मंत्रियों की महत्वाकांक्षाएं पार्टी की मुश्किल बढ़ाती जा रही हैं। कहा जा रहा है कि त्रिवेंद्र सरकार के कद्दावर मंत्री मदन कौशिक के विभाग बंशीधर भगत को भी दिए जा सकते हैं। त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में मदन कौशिक के पास शहरी विकास आवास विभाग था। संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा भी मदन कौशिक के पास था। कुंभ जैसे महत्वपूर्ण मौके को देखते हुए किसी वरिष्ठ मंत्री को ही ये विभाग मिलने की संभावना है। कहा जा रहा है कि 6 बार के विधायक रह चुके बंशीधर भगत को बेहतर पोर्टफोलियो मिलने की उम्मीद है। वो पूर्व में परिवहन और वन विभाग को संभाल भी चुके हैं। इसी तरह लोक निर्माण विभाग खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास था। इस बार ये विभाग किसी वरिष्ठ मंत्री के पास जाने की संभावना है। वहीं अब सवाल है कि सीएम तीरथ सिंह रावत कौन सा विभाग संभालेंगे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास 40 से अधिक विभाग थे, लेकिन नए सीएम तीरथ सिंह रावत अपने पास कम विभाग रखकर अपने साथियों को मजबूत करने पर जोर दे सकते हैं। लेकिन ये प्लानिंग मजबूती देने की बजाय कमजोरी भी साबित हो सकती है, क्योंकि जिन मंत्रियों की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी वो बगावत का झंडा बुलंद कर सकते हैं, जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार के कगार पर भी पहुंचा सकते हैं। जहां उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, तो वहीं केरल में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य में लेफ्ट गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। ऐसे में अब गठबंधन में सीट बंटवारे को अंतिम दौर में पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस रेस में आगे निकलते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। तो किसे मिली कितनी सीटें, देखिए इस रिपोर्ट में। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। जहां केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी लगातार दौरा करके जनता को लुभाने में जुटे हैं, तो वहीं पार्टी गठबंधन के सहारे जीत का गणित बैठाने की जुगत में लगी है और उसकी कोशिश कामयाब होती भी नजर आ रही है। तभी तो बिना किसी विवाद के गठबंधन में सीटों का बंटवारा कर लिया गया। 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में यूडीएफ गठबंधन के समर्थन के साथ कांग्रेस 91 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जल्दी ही इन सभी सीटों के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। वहीं IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ ही RSP यानी रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। NCP के 2 सीटों पर, जनता दल 1 सीट पर, CMP 1 सीट पर, KCJ 1 सीट पर और RMP भी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर नजर डालें पिछले गठबंधन के गणित पर, तो साल 2016 में हुए केरल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को कुल 22 सीटें मिली थी। इसी तरह अगर UDF गठबंधन की अन्य पार्टियों को देखें तो IUML को 18 सीटें मिली थी, KCM को 6 सीटें मिली थी, KCJ को मात्र 1 सीट मिली थी, जबकि JDU और RSP को साल 2016 के चुनाव में कोई भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन अब की बार UDF गठबंधन के सभी दलों में तालमेल बैठाकर सीटों का बंटवारा किया गया है, जिससे कोई बगावत भी नहीं मची है, जिससे विपक्षी गठबंधन को फायदा होने की उम्मीद है। वैसे आपको यहाँ के सियासी इतिहास के बारे में बता दें कि केरल में हर बार सरकार बदलने का ट्रेंड देखा गया है। एक बार कांग्रेस, एक बार लेफ्ट। इसी ट्रेंड की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार केरल में हाथ के पंजे की सरकार बन सकती है। खैर, ये तो 2 मई को घोषित होने वाले नतीजे ही बताएंगे कि अब की बार किसकी सरकार। केरल में जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सीटों के बंटवारे पर सहमति बना ली है, तो वहीं अब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी करना भी शुरू कर दिया है। और इसी क्रम में आज DMK ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। तो इस घोषणा पत्र में DMK ने जनता के लिए क्या रखा है खास, आइए देखते हैं इस खबर में।
तमिलनाडु विधानसभा के लिए 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर डीएमके 173 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। स्टालिन के नेतृत्व वाली पार्टी डीएमके ने अन्ना द्रमुक को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस, वाम दलों, एमडीएमके, वीसीके और अन्य छोटे दलों के साथ समझौता किया है। वहीं अब डीएमके ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में डीएमके ने पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 4 रुपए प्रति लीटर कम करने का वादा किया है। साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर पर 100 रुपए की सब्सिडी देने की भी बात कही है। डीएमके ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो दूध, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कमी की जाएगी। इस घोषणा पत्र में एमके स्टालिन ने 500 घोषणाएं की है। स्टालिन ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए दूध की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर कमी और पेट्रोल और डीजल की कीमत में क्रमशः 5 और 4 रुपए प्रति लीटर कम करने का वादा किया है। स्टालिन का कहना है कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर रसोई गैस सिलेंडर में 100 रुपए की सब्सिडी के अलावा सभी राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त रूप से 1 किलो चीनी और उड़द की आपूर्ति करेगी। उन्होंने सभी सरकारी विभागों के लिए महिला आरक्षण को 30 से 40% करने का वादा भी किया। किसी भी पुलिसकर्मी की मौत पर उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता दिए जाने का वादा किया। अपने घोषणा पत्र के जरिए स्टालिन ने हिंदू मतदाताओं को साधने की कोशिश करते हुए कहा कि उनकी पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है। घोषणा पत्र में हिंदू धार्मिक स्थलों के रखरखाव के लिए 1000 करोड़ रुपए तथा मस्जिदों और गिरजाघरों के लिए 200 करोड़ रुपए देने का भी वादा किया है। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी के फेल होते आत्मनिर्भर भारत अभियान की। स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बेहद ही धीमी हो गई है, जिसकी वजह से कारोबार पर भी असर पड़ा है और इस गंभीर स्थिति को मोदी सरकार संभाल नहीं पा रही है। तभी तो विश्व स्तर पर कारोबार में बढ़ोतरी के नजरिए से भारत पिछड़ता जा रहा है। जी हां, आज आंकड़े ऐसे सामने आए हैं जो देश की चिंता बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट साफ बताती है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान फेल हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है वो केवल मेक इन इंडिया का ही राग अलाप रहे हैं। अब उनका नया नारा आत्मनिर्भर भारत बन गया है, जिसके जरिए वो भारत में कारोबार को बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के दावे को खोखला साबित कर दिया है वैश्विक सर्वे ने, जिसके आंकड़े साफ बता रहे हैं कि मोदी सरकार का केवल नाम है, लेकिन हकीकत में जमीन पर कुछ काम नहीं है, जिसका नतीजा है कि कारोबार में बढ़ोतरी के नजरिए से भारत एक स्थान नीचे फिसलकर अब दुनिया की 5वीं सबसे आकर्षक अर्थव्यवस्था है, जबकि ब्रिटेन भारत को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। दरअसल कंपनियों के मुख्य सीईओ के वैश्विक सर्वे में अगले 12 महीने के दौरान वृद्धि की संभावनाओं के मामले में अमेरिका को पहले और चीन को दूसरे नंबर पर रखा गया है। परामर्श सेवा कंपनी पीडब्ल्यूसी के 24वें वार्षिक वैश्विक सीईओ सर्वे में भारत सहित 100 देशों के 5050 सीईओ को शामिल किया गया है। सर्वे के मुताबिक 17% सीईओ की पसंद के साथ जर्मनी ने तीसरे स्थान को बरकरार रखा है, जबकि ब्रिटेन ब्रेक्सिट के बाद 11% अंक हासिल करने पर चौथे नंबर पर पहुंच गया। भारत इस मामले में 8% के साथ 5वें स्थान पर फिसल गया। जापान सबसे बेहतर आर्थिक वृद्धि के तौर पर अपनी रैंकिंग में सुधार कर 6ठे स्थान पर पहुंच गया। उसने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया। सर्वेक्षण में कहा गया है कि दुनिया भर में 76% सीईओ ये मानते हैं कि 2021 में वैश्विक आर्थिक क्षेत्र में सुधार आएगा। अब सीईओ तो आगे बढ़ोतरी की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन मौजूद हालात और आंकड़े बता रहे हैं कि भारत आगे बढ़ने की बजाय पीछे खिसकता जा रहा है। तभी तो वो चौथे से खिसक कर 5वें पर आ गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश में कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी का आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया अभियान फेल हो गया? आंकड़े तो यही बयां कर रहे हैं कि देश विकास की गति पर नहीं, गर्त में जा रहा है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।